कल मैंने फाइंड की थी, इसकी थोड़ी सी स्टोरी डाली थी। बहुत अच्छी और सुंदर कहानी है, प्रेरणा देने वाली। निर्धन की धनी बेटी। इसमें इस कहानी में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा रिकैप बता देता हूँ और साथ ही साथ इस स्टोरी के बारे में भी बता देता हूँ। एक बूढ़ा किसी गांव में रहता है, वो लकड़ियाँ उसका बेचने का काम रहता है और संयोग से एक दिन उसके पास कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी हो जाती है और वो लकड़ी दूर शहर में बेचने जाता है, जहाँ पर उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे कि वह उसका एक गधा रहता है, बूढ़ा गधा, जिसको एक चालाक व्यापारी धोखे से अपने कब्जे में ले लेता है। और इस तरह से ये स्टोरी आगे बढ़ती रहती है। ये वो स्क्रीन है जिसमें वो व्यापारी दिखाई दे रहा है। अरे कमबख्त बूढ़े, यह तू क्या कर रहा है? सारी लकड़ियाँ ही नहीं बल्कि एक चोरी के चांदी के सिक्के के बदले तूने अपना घोड़ा भी बेचा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं मत कहिए हुजूर, मैं गरीब आदमी बर्बाद हो जाऊंगा। उस व्यक्ति को वहाँ पे न्याय नहीं मिलता है और घर जाके सारा किस्सा वो अपनी बेटी को सुनाता है। यह सुनकर उसकी बेटी उसे ढाढ़स बढ़ाती है। उससे पहले मैं रिकू दास भैया जी का नाम लेना चाहूँगा, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पे पहुँचा। शांतर मोहंती जी का, इंटरनेट की दुनिया में हेम सिंह जी का, ये सब लोगों का नाम मैं लेना चाहूँगा। अब ये लड़की जो दिखाई दे रहा है, ये गट्ठर को लाद कर चल देती है और कल लंगड़ा घोला मेरा था, आज लकड़ियों के साथ उसका बूढ़ा गधा ही सही। लकड़ियाँ लो, सूखी लकड़ियाँ। ये लड़की इस गट्ठर की कीमत क्या चाहती है? चांदी के 2 सिक्के हुजूर। यहीं से वो लड़की उस व्यापारी को डॉज देना स्टार्ट करती है और लास्ट में उसे एक ऐसा शर्त रखती है, ये मैं पहले ही वीडियो में डाल चुका हूँ। आपका हुक्म मैंने पूरा कर दिया हुजूर, लाइए अब मुझे मेरी कीमत दीजिए। ज़रूर ज़रूर, अभी लो। धनी ने जेब से चांदी के 2 सिक्के निकाले और कामनी की तरफ बढ़ाया। लाइए, सिक्कों के साथ अपना एक हाथ भी दीजिए। भाइयों बहनों सज्जनों, मेरी बात सुनो, मुझे इस बेईमान सेठ से न्याय दिलाओ। अरे मोहल्ले वालों सुनो। सेठ रामलाल, कल इसी सौदे के मुताबिक तुमने एक गरीब लकड़हारे से उसका घोड़ा प्राप्त किया था। आज तुम्हें भी अपना हाथ इस लड़की को देना होगा। मुझ गरीब के साथ न्याय कीजिए हुजूर और मुझे मेरा हक दिलवाइए। नहीं अन्नदाता, मुझे तो शर्त के मुताबिक इसका एक हाथ ही चाहिए। सेठ रामलाल, सारा कसूर तुम्हारा था। शर्त के मुताबिक तुम अपना हाथ काट कर दो या फिर 50 सोने के सिक्के, यही हमारा फैसला है। वो हाकिम के दरबार में एक काल्पनिक कहानी सुनाने लगता है और उसमें ये शर्त रखी जाती है कि जिसकी कहानी ज़्यादा झूठ के करीब होगी वह जीतेगा। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 20 भेड़ें चने के जंगल में घुस गई और गायब हो गई।
काफ़ी अच्छे अच्छे सीन्स इसमें दिख रहे हैं। चलो, जितने की भेड़ें गई चने की फसल को बेचकर उससे दुगना मुनाफा हो गया। ये खाने बैठता है तो ये भेड़ों के उल्टी करने लगता है। ये लड़की भी एक काल्पनिक कहानी करती है सुनाना। एक बार मैंने अपने गांव के बीचों बीच कपास का बीज बोया। पता है फिर क्या हुआ? क्या? अगले दिन उस स्थान पर बादलों तक ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसकी छाया ऊँटों के 3 दिन के सफ़र की दूरी तक पड़ने लगी। वाह! इस कपास की छत के नीचे यह सफ़र कितना अच्छा व आरामदायक लग रहा है। सच भाई, उस लड़की ने तो कमाल का कपास उगाया है। भगवान उसे खुश रखे। जब कपास पक गई तो मैंने उसे चुग्गा साफ किया और बाजार में बेच दिया। उस कपास से मिली तगड़ी रकम से मैंने 100 ऊँट खरीदे और ऊँटों को घर लाकर मैंने उस पर महंगे कपड़े लाद दिए। भैया, अब तुम इन ऊँटों को ले जाओ, सारा शहर जाकर कपड़ा बेचाओ। बहुत अच्छा मेरी प्यारी बहन। और मेरा बड़ा भाई ऊँटों का कारवां लेकर शहर की तरफ रवाना हो गया। मेरा भाई चला तो गया, लेकिन 5 साल तक मुझे उसकी कोई खबर न मिली। पता नहीं मेरे भैया किसके साथ क्या बीती होगी। अब किसे राखी बांधा करूँगी। लेकिन हुजूर, अभी कुछ ही दिन हुए थे मुझे उड़ती हुई खबर मिली कि रास्ते में किसी सफ़ेद दाढ़ी वाले आदमी ने उसे लूट कर मारा धारा। क्या? जी हुजूर, बड़ी बदकिस्मत हूँ मैं। मैंने तो हत्यारे को ढूंढ पाने की आशा ही छोड़ दी थी, परंतु भाग्य ने मेरा साथ दिया और मुझे उस हत्यारे के बारे में मालूम चल गया कि वह कौन है। कौन है वह? वह खूनी, दरिंदा व बेईमान और कोई नहीं हुजूर, यही धनी व्यक्ति है जो सबके सामने खड़ा है। इसने अपने चने के जंगल में ही मेरे भाई की हत्या की थी। क्या? मैंने? तभी हाकिम और अन्य लोग चिल्ला उठे, नहीं नहीं, हम तुम्हारी किसी बात को सच नहीं मान सकते लड़की। हाँ हुजूर, इस लड़की की कहानी बिल्कुल झूठी मालूम पड़ती है। ऐसा कभी सच नहीं हो सकता। हुजूर, यदि मेरी बात झूठ है तो इन सेठ जी से ही पूछ लीजिए। कामनी की बात सुनकर बेचारे सेठ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उफ, बुरा फंसा अपने ही चाल में। यदि मैं इसकी बात को झूठ कहता हूँ तो मुझे इसे 500 सोने के सिक्के देने होंगे, और यदि सच कहता हूँ तो उससे भी बुरा होगा। यदि लड़की अपने सारे मारे गए भाई का हर्जाना मांगेगी, साथ ही साथ महंगे कपड़ों से लदे 100 ऊँट भी मुझे ही देने पड़ेंगे, और हो सकता है इनकार करने की दशा में मुझे फांसी पर ही लटका दिया जाए। क्या सोच रहे हो सेठ जी? जल्दी कहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या सच। कामनी का अभिप्राय शीघ्र ही हाकिम के समझ में आ गया। ओह, बड़ी चालाक है ये लड़की। बड़ी बुद्धिमानी से फांसा है इसने मेरे मित्र को। सारे लोग मौजूद हैं, अतः मैं चाहकर भी इस बार भी अपने मित्र की मदद नहीं कर सकता। धनी ने दयापूर्ण दृष्टि से अपने मित्र हाकिम की ओर देखा तो हाकिम को बोलना ही पड़ा, मेरी तरफ मत देखिए सेठ रामलाल, जल्दी से जवाब दीजिए कि लड़की सच बोल रही है या झूठ। बेचारे धनी के सब्र का पैमाना टूट गया और वह फूट फूट कर रोता हुआ चीख पड़ा, भगवान करे तेरी जीबान कट कर जाए गिर जाए झूठी लड़की, तू बिल्कुल झूठ बोलती है, कोरी झूठ। तब मैं अक्लमंदी के मामले में जीत गई। लाइए, दीजिए मुझे 500 सोने के सिक्के। धनी ने चुपचाप 500 सोने के सिक्कों से भरी थैली निकालकर उसकी ओर बढ़ा दी। ये लो 500 सोने की थैली, और फौरन यहाँ से भाग जा, वरना मैं इसी समय तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा, चाहे बाद में कुछ भी हो। बेचारा, मैं तो जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी 2 बातें अपनी गांठ मान लेना। पहली यह कि कभी भी किसी कमज़ोर और गरीब को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना। दूसरी यह कि किसी को भी बच्चा समझकर उसे अकल के मामले में शर्त मत लगाना, वरना शायद वह दिन तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। क्रोधित हो सेठ कामनी पर झपटा, ओह तो तुम ही। लेकिन सेठ उसे पकड़ नहीं पाया और कामनी भागकर बाहर निकल गए।
उधर सांझ होते ही बूढ़ा लकड़हारा चिंतित हो बिस्तर से उठकर दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। पता नहीं कामनी अभी तक क्यों नहीं आई, कहीं उसके साथ भी कोई अनिष्ट न हो गया हो। हे भगवान, मैंने उस अकेली जान को बाजार जाने ही क्यों दिया? उस समय मेरी मति क्यों फिर गई थी? तभी ओह, वह आ गई। भगवान शुक्र, तेरा लाख लाख शुक्र है। उसके साथ गधा तो है ही नहीं कहीं। बेचारे बूढ़े लकड़हारे का हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। लेकिन जब कामनी पास पहुंचकर उसे सारा किस्सा सुनाया, वह 550 सोने के सिक्के दिखाए, तो बूढ़े लकड़हारे ने प्रसन्नता से उसे गले से लगा लिया और फिर बोला, सच मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज तक जान ही नहीं पाया कि इतनी समझदार और बड़ी हो गई है तू। अब मैं इस धन से बड़ी धूमधाम से इसके साथ तेरा ब्याह करूंगा। और एक दिन लकड़हारे ने अपना कहा सच दिखाया और अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से एक योग्य लड़के के साथ कर दिया। कामनी आनंद पूर्वक अपने पति के साथ रहने लगी, जबकि गरीब लकड़हारा अपने कर्तव्य से मुक्ति पाकर जंगलों में चला गया और अपना बाकी का जीवन भगवान के ध्यान में बिता दिया। समाप्त। तो मित्रों, ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको स्टोरी कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ साथ मैं एक और स्टोरी डालने जा रहा हूँ, आप लोग उसको भी ज़रूर याद कीजिएगा। ये ध्रुव की कॉमिक्स है सह और मात, इसमें मैं डाल रहा हूँ इसको, आप लोग इसको भी एंजॉय कीजिएगा। एक भाई लोग का एक कमेंट आया था कि ये कॉमिक्स मैंने डाली नहीं। कुछ ही पलों बाद लुटेरे लिफ्ट के कटे फर्श के नीचे उतर रहे थे। प्लान कामयाब रहा। कुछ ही देर बाद लुटेरे कार में सवार थे। अबे कार चलाना सोच क्या रहा है? मित्रों, आप लोगों की बदौलत मेरा चैनल तेज़ी से ग्रो कर रहा है। थोड़ा सा और आप लोग सपोर्ट कीजिए, अपने भाई बंधु से कहिए, बाहर थोड़ा सा शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि बाहर फॉरेन वगैरह में हो सकती है, कोई हिंदी के रीडर हो जो हिंदी कॉमिक्स पढ़ते हो, खास करके बाहर में, क्योंकि उसका जो है रिटेंशन काफ़ी अच्छा मिलता है, उसका फीडबैक भी काफ़ी अच्छा होता है जो बाहर में जो वीडियोस चलती है। तो आप लोग शेयर करने की ज़रूर कोशिश किया कीजिए। राज कॉमिक्स का एक शानदार कैरेक्टर है ध्रुव, जिसको कि थोड़ा बहुत इसकी स्टोरीज़ में और कैरेक्टर के साथ वैसा नहीं बना पा रहे इस समय राज कॉमिक्स वाले, जैसे पहले बनाई जाती थी 90 के दशक में ध्रुव की कॉमिक्स। ये इसके बहुत चर्चित विलेंस महामानव चंडकाल, ये सब मैं एक और वीडियो में डाल चुका हूँ, आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद मनोवैज्ञानिक नटालिया को कार तेजी से राजनगर की सरहद की तरफ जा रही थी। शाम का धुंध हल्का घिरता जा रहा था। ये तो मुझको कहाँ लेके जा रहे हो? शहर तो पीछे ही छूट गया है। रुक जाओ, गोली रोको कार को, वरना मैं गोली चला दूंगी। चला दो। गोली का धमाका हुआ, धाए, और नटालिया का दिमाग घूम गया। रोबोट ड्राइवर इंसानी रोबोट है। नटालिया अगर एन वक्त पर कार का दरवाज़ा खोलकर कूद न जाती तो शायद कार और उस रोबोट की तरह ही उसका भी हाल होता। बड़ा कार ब्लास्ट हो गई थी। अच्छा रोबोट था, खैर अच्छा हुआ कि तुम कूद गए, वरना तुम जलकर मर जाती और तुम्हारा विलक्षण मनोवैज्ञानिक दिमाग हमारे किसी काम का नहीं रहता। ये जरूर वही है प्रोफेसर राणा का हत्यारा। मुझे इसका आभास था, अब तू भी वही जाएगा जहाँ पर तेरा रोबोट ड्राइवर गया है। वैसे तो तुम पृथ्वीवासियों के घटिया हथियार हम पर असर नहीं करते, लेकिन क्या पता कि ये शायद हमको कुछ नुकसान ही पहुँचा दे।
इसलिए ये हथियार गिरा दे और अपनी दिमाग दान करने के लिए तैयार हो जा। भाग मत, पीछा करने से मैं थक जाता हूँ। ध्रुव। ओह, ये कैसी किरण है, इसने तो मुझे जड़ कर दिया, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। सॉरी नटालिया। मैं तुम्हारी कार का पीछा तो हिल्टन होटल से ही करता रहा था, लेकिन असली कातिल के सामने आने तक मैं छुपा रहना ही चाहता था, वरना मेरे सामने आने पर यह कभी सामने नहीं आता। थैंक गॉड, मैं तो समझ रही थी कि सिर्फ फ़ोन पर खबर करने से शायद तुम आओ ही नहीं। ओहो, मेरे शरीर से किरण का संपर्क टूटते ही मैं ठीक हो गई। मैं हिल सकती हूँ। थैंक यू ध्रुव। धन्यवाद। तो मुझे तुमको देना चाहिए कि अखबार में मेरा नाम छापा देखकर तुमने मुझे फ़ोन किया और कातिल तक पहुंचा दिया। जिस मुंह से तू इसका धन्यवाद अदा कर रहा है ध्रुव, उसी मुंह से तू इसे कोसेगा कि इसने तुझे खबर क्यों भेजी। हमारी नज़र तेरे दिमाग पर भी है ध्रुव, लेकिन तुझे हमने बात के लिए छोड़ रखा है, क्योंकि तेरा दिमाग हम सिस्टम में सबसे ऊपर लगाना चाहते हैं। सिस्टम? ये सिस्टम क्या है? फिलहाल मैं सिर्फ इसी लड़की के विलक्षण मनोविज्ञान को चाहता हूँ, दिमाग को चाहता हूँ, लेकिन यह तुमको बेबस करने के बाद ही संभव हो पाएगा। इसमें से तो अद्भुत शक्तियाँ हैं। इसके हाथ से निकली किरण जहाँ टकराती है वहाँ ब्लास्ट हो जाता है। नतालिया, तुम यहाँ से भागो, मैं इसको रोक कर देखता हूँ। नहीं ध्रुव, इस मुसीबत में तुमको मैंने फंसाया है, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाऊँगा। वैसे भी मुझे परग्रही मनोविज्ञान का अध्ययन करने का जो सुनहरा मौका मिल रहा है, उसे भला मैं कैसे छोड़ दूँ। नटालिया ठीक कह रही है, जरूर उड़न दस्ते से भागा हुआ परग्रही है जो मानव मस्तिष्क के जरिए कोई सिस्टम बनाना चाहता है। इसको रोकने का कोई तरीका समझ में नहीं आ रहा है। वह केबिन, यह जरूर फॉरेस्ट गार्ड का ही केबिन होगा जो फिलहाल बंद पड़ा हुआ है। इसके अंदर मुझे शायद कोई ऐसा चीज़ मिल सके जिसका प्रयोग मैं इसे रोकने में कर सकूं। ध्रुव केबिन की तरफ लपका तो जरूर, लेकिन उसी पल एक तेज धार वाली आरी हवा में लपकी और ध्रुव उस गिरते पेड़ के नीचे दबने से सिर्फ अपनी फुर्ती के कारण ही बच पाया। ओह, इतनी तेज धार की आरी जो इस मोटे पेड़ को एक बार में काट दे, पृथ्वी की नहीं हो सकती। ध्रुव के उठने से पहले उसकी गर्दन पर शिकंजा आ कसा और ध्रुव को छोड़ दे कमीने, तुझे मेरा दिमाग लेना है तो ले ले, लेकिन ध्रुव को छोड़ दे। मरने की इतनी जल्दी मत मचा, तेरा नंबर इसके बाद आएगा। तभी सारा वातावरण रोशनियों से जगमगा उठा। उड़न तस्तरी, शतबुद्धि, आपको आने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम जरूरत से ज़्यादा समय लगा रहे थे, इसलिए हमको स्वयं आना पड़ा। स्थिति जटिल हो गई थी नायक, लेकिन अब नियंत्रण में है। क्या ताकत है! सुपर कमांडो ध्रुव, रत्न लुटेरों को पकड़ने वाले विलक्षण बुद्धि का स्वामी। ये तुम्हारे हाथ कैसे लग गया चतुर्भुज? अपने आप ही ओखली में सर दे बैठा। कौन हो तुम लोग, और ऐसा वहशी काम करके क्या पाना चाहते हो? दिमाग मानो, जिसे तुम लोग मस्तिष्क या ब्रेन भी कहते हो। हम ब्रह्मांड की एक भ्रमणकारी प्रजाति के प्राणी हैं और ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने के लिए एक अजेय विनाशकारी हथियार बनाना चाहते हैं, और यह हथियार है ब्रह्मांड के सबसे तेज मस्तिष्कों का एक सब सम्मिलित तंत्र सिस्टम। हमने पूरे ब्रह्मांड में घूम घूम कर महान महान जीवों के सैकड़ों मस्तिष्क को एकत्रित किया है, और अब उसी की तलाश में पृथ्वी पर आया ताकि हम तेरा मस्तिष्क लेकर जाएं, क्योंकि तेरे जैसा मस्तिष्क ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। हम उसको लेकर सिस्टम का केंद्र बनाएंगे। मैं लड़की का दिमाग निकालता हूँ चतुर्भुज, तू ध्रुव का दिमाग लेकर आ। भागी, जैसे आप कहें सतबुद्धि। नटालिया, भागो। भागे कहाँ, हम उड़न तस्तरी से इसका पीछा करेंगे। अब अपना दिमाग शांति से मुझे दे दे ध्रुव। ओफ, स्टार ट्रांसमीटर काम नहीं कर रहा है, जरूर इसके सिग्नल के बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। अब इसे केबिन के अंदर रखा सारा सामान ही मेरी मदद कर सकता है।
लेकिन इसके अंदर कुछ है भी या नहीं। यहाँ तो बेड और कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है, इनसे भला क्या होगा। ओह, यहाँ तो बेड और कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है, इनसे क्या भला होगा। ओह, यह और चतुर्भुज तो कुछ सोचने का मौका ही नहीं दे रहा है, केबिन तोड़कर अंदर आ रहा है। इसे तब तक जूझना होगा जब तक कोई रास्ता समझ में नहीं आ जाता। लेकिन जूझने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओह, ये जनरेटर, ये शायद मेरी मदद कर सके। चतुर्भुज के आगे लपकते ही जनरेटर ऑन हुआ। घर और चतुर्भुज के शरीर में बिजली की लहर दौड़ गई। घर आई। वह जनरेटर अच्छा हथियार साबित हो रहा है, लेकिन हम हर तरह की ऊर्जा को सोख सकते हैं। मानो तू मुझसे जीत नहीं सकता। घुटने टेक दे तो मैं शायद तेरी मौत तक कुछ कम दर्दनाक हो जाएगी। वह जनरेटर अच्छा हथियार साबित हो रहा है। कोमल, कोमल, तुम बाहर देखना तो बिलाई घूम रही है क्या? खाट पीट का आवाज हो रहा है बरमदवा में। तुम जरूरत से ज़्यादा समय लगा रहे थे, इसलिए हमको स्वयं आना पड़ा।
लेकिन अभी नियंत्रण में है। तड़ाक। चलो दोस्तों, इसका बाकी वीडियो मैं बाद में अपलोड करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।